अपने हेड के केबिन में बैठकर जो तब से मन्नत की फाइल को ही बड़े गौर से देखे जा रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि आर्यमन अग्निहोत्री ही है। वैसे तो आर्य अपने पापा के बिजनेस को भी संभालता है, पर टीचिंग उसका पैशन है। दरअसल यह जो अ साइंस एकेडमी है, इसकी स्थापना आर्य के दादाजी M.R. आदिनाथ अग्निहोत्री ने की थी। वो इस एकेडमी के फाउंडर थे। आर्यमन खुद भी पढ़ाई में अव्वल था और उसका फेवरेट सब्जेक्ट भी साइंस ही था। वो हमेशा से ही टीचिंग में ही अपना करियर बनाना चाहता था, इसीलिए उसने अपने दादाजी के एकेडमी में ही ज्वाइन करने का फैसला किया। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था उसके लिए। हेड ऑफ द बायोलॉजी डिपार्टमेंट का पोस्ट उसे ऐसे ही नहीं मिला क्योंकि वो आदिनाथ जी का पोता है। बकायदा उसे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, सारे प्रोसीजर्स को ठीक से पूरा करके, सभी एग्जाम्स को क्लियर करके अपनी काबिलियत साबित करने के बाद मिली है। आदिनाथ जी का यह मानना था कि काम या ओहदा कोई भी हो, उसे अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर ही हासिल करना चाहिए और एक शिक्षक देश के आने वाले भविष्य को संवारने का काम करता है, तो उसका काबिल होना तो और भी ज्यादा जरूरी होता है। आर्य सुबह से लेकर दोपहर तक कॉलेज में रहता है, तो शाम से लेकर रात अपने बिजनेस को संभालता है। कहने को तो आर्य माता पिता का लायक बेटा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है, तो वैसा ही कुछ इनके साथ भी है। अब इनके साथ क्या प्रॉब्लम है ये हम बाद में जानेंगे। फिलहाल वापस चलते हैं कहानी की ओर। आर्यमन ने जब मन्नत की फाइल को देखा तो वो हैरान हो गया। उसने अपने माथे पर 2 उंगलियों से घिसते हुए अपने ही मन में सोचा, ओह गॉड, मेरे शादी के टेंशन में सच में मॉम का दिमाग खराब होता जा रहा है। आर्य, तुझे जल्दी कुछ करना होगा। मॉम ने इस लड़की को मेरे लिए चुना था। I mean, मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ दिखने में ही बेकार है, लेकिन ये तो उम्र में भी मुझसे काफी छोटी है। 1 मिनट, जरा देखूं तो इसकी उम्र कितनी है। इतना सोचकर ही वो एक बार फिर से मन्नत की फाइल देखने लगा। ओह माय गॉड, ये सिर्फ 18 साल की है। मॉम ने सीरियसली इसे मेरे लिए पसंद किया था। अपने केबिन में टहलते हुए वो यही सोचने लगा। आखिर मॉम ने तुम में ऐसा क्या ही देखा होगा जो उन्होंने तुम्हें मेरे लिए चुना। कुछ तो होगा तुम में। अब तो मुझे भी जानना है कि आखिर तुम में ऐसा है क्या। खैर देखते हैं, अब तो तुम भी इसी कॉलेज में हो। इतना सोचते ही उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। कुछ ही देर में सभी न्यू बैच के स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में बुलाया गया। सभी स्टूडेंट्स वहां पहुंच गए। मन्नत भी अपने दोनों दोस्त इशिका और अनिकेत के साथ वहां चली गई। सभी डिपार्टमेंट्स के हेड और टीचर्स भी तब तक वहां पहुंच गए। जैसे ही आर्यमन ऑडिटोरियम में पहुंचा, सभी स्टूडेंट्स में बातें शुरू हो गई। दरअसल वो इतना हैंडसम है कि सभी लड़कियां उसके ही बारे में बात करने लगे। एक लड़की ने उसके बाजू वाली लड़की से कहा, वाओ यार, कितना हैंडसम है ये। क्या ये टीचर है? किस सब्जेक्ट का टीचर है यार? मैं तो वही सब्जेक्ट ले लूंगी और इसका एक भी क्लास मिस नहीं करूंगी। किसी दूसरी लड़की ने कहा, यार, काश के ये मुझे एक बार देख ले। मैं तो इसे अपना बॉयफ्रेंड ही बना लूंगा। मन्नत सभी की बातें सुन रही थी। उसने अपनी नजर उठाकर एक बार आर्यमन को देखा और फिर बिना किसी भाव के अपनी नजरें फेर लिया। आर्यमन जब अंदर आया तो उसने अपनी सरसराती नजर एक बार ऑडिटोरियम में चारों ओर दौड़ाया। उसकी नजरें अनजाने में ही मन्नत पर जाकर ठहर गई। जैसे ही उसने मन्नत की ओर देखा, मन्नत ने ठीक उसी वक्त अपनी नजरें उससे फेर लिया। आर्यमन ने जब मन्नत को उस पर से नजरें फेरते देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने अपने मन में कहा, क्या इसने जानबूझकर मुझे इग्नोर किया? सीरियसली? अब जिसकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां मरने मारने को तक तैयार हो जाती है, उसको जब कोई लड़की इग्नोर करे, वो भी बहुत ही मामूली से एक लड़की, तो भई बात तो बंदे की ईगो पर लगेगी ही ना। खैर उसने आगे अपने मन में ही मन्नत से कहा, एटीट्यूड? हाँ, फाइन, मिस मन्नत, तुम्हारा एटीट्यूड तो देख लिया है, अब तो देखना ये है कि इस एटीट्यूड की वजह क्या है। वैसे भी हो तो तुम मेरी ही डिपार्टमेंट में ही,
यह सोचते हुए उसने अपने गर्दन पर हाथ फिराया। सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के हेड्स और टीचर्स ने अपने अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ इंट्रोडक्शन खत्म किया और सभी डिपार्टमेंट्स के हेड्स ने स्टूडेंट्स के लिए कुछ मोटिवेशनल स्पीच दिया। जब बारी आर्य की आई तो सभी लड़कियां शोर मचाने लगी। आर्य सभी के एक्सप्रेशन देख रहा था। तभी उसकी नज़र मन्नत पर गई जो इस बार उसकी ओर देख रही थी, क्योंकि उसे अपने डिपेरेंट के हेड की स्पीच जो सुननी थी। लेकिन मन्नत को खुद की ओर देखता पाकर इस बार आर्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उसने मन में सोचा, आखिरकार तुम भी मेरी ओर देखने पर मजबूर हो ही गई। फिर उसने इसी खुशी में बाकी के हेड्स की तरह अपना स्पीच दिया। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपने अपने क्लास में चले गए। ऐसे ही आज थोड़े बहुत पढ़ाई होने के बाद कॉलेज खत्म हो गया और सभी स्टूडेंट्स अपने घर चले गए। मन्नत भी इशिका और अनिकेत के साथ घर चली गई। आज उसके मन में आने वाले अपनी जिंदगी के हसीन सपने थे। वो एक बोटेनिस्ट बनना चाहती है और उसके इस सपने को पूरा करने की राह में उसने अपना पहला कदम रख दिया है। आर्य भी आज अपने ही सोच में कहीं गुम था। कहने को तो मन्नत उसके काबिल नहीं है, उसके हिसाब से वो एक बेकार सी देखने वाली, कहीं से भी उसके स्टैंडर्ड को मैच नहीं करने वाली लड़की है। पर आज यही लड़की अनजाने में ही सही उसी के दिमाग में छाई हुई है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे दोनों के बीच क्या क्या और कैसी कैसी धमाल होते हैं। तो आप सब साथ रहना। मन्नत के माता पिता यूं तो खुद डॉक्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने मन्नत को कभी भी डॉक्टर बनने के लिए फोर्स नहीं किया। उन दोनों ने ही अपनी बेटी को अपनी पसंद से कैरियर चुनने की पूरी आज़ादी दे रखी है। उन्हें पूरा भरोसा है अपनी लाडली बेटी पर कि वो अपनी जिंदगी के हर फैसले पर खड़ी उतरेगी। उधर मन्नत ने बहुत लगन के साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। आखिर उसे ना अपना बोटानिस्ट बनने का सपना जो पूरा करना है, बल्कि अपने मम्मी पापा का सिर भी तो गर्व से ऊंचा करना है। आज मन्नत की बॉटनी प्रैक्टिकल की क्लास थी। इस कॉलेज में एक बड़ा सा एरिया लेकर एक बोटेनिकल गार्डन बना हुआ है, जहां सभी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करवाया जाता है। मन्नत भी अभी उसी गार्डन में है। क्योंकि अभी नया नया क्लास स्टार्ट हुए हैं, तो प्रैक्टिकल का उतना प्रेशर नहीं है। कुछ देर प्रैक्टिकल क्लास करवाने के बाद जब सभी स्टूडेंट्स वहां से जाने लगे तो मन्नत ने अपनी टीचर से कहा, मैम अभी तो हमारी क्लास खत्म होने में लगभग 15 मिनट बाकी है, तो क्या तब तक मैं यहाँ रह सकती हूँ? आई प्रॉमिस, मैं किसी भी पेड़ या पौधे को खराब नहीं करूंगी। मन्नत ये पूछते वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। मिसेस कियारा सहगल, जो कि मन्नत की बॉटनी की प्रोफेसर है, उन्होंने जब मन्नत को इतने प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए देखा तो उनके होठों पर स्माइल आ गई और वो मन्नत को मना नहीं कर पाए। उन्होंने स्माइल करते हुए ही कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले तक। उससे पहले ही तुम यहाँ से चली जाओगी, ओके? ओके मैम, डेफिनेटली। मन्नत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे उसके दोस्त यानी पेड़ पौधों के साथ वक्त बिताने की परमिशन जो मिल गई है। कियारा मैम बाकी के सभी स्टूडेंट्स को वहां से लेकर चले जाते हैं। मन्नत भी खुश होकर सभी पेड़ पौधों को देखने लगती है। आर्य भी कभी कभी क्लासेस ले लेता है, लेकिन बाय चांस आज उसका कोई क्लास नहीं था, इसीलिए पिछले 1.5 घंटे से वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसे थकान महसूस होने लगी तो उसने कॉफ़ी मंगवाया। वो कॉफ़ी का सिप लेते हुए अपने केबिन के बड़े से खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसका केबिन ठीक बोटेनिकल गार्डन के साथ लगा हुआ था। बस केबिन के चारों ओर फेंसिंग लगा हुआ है और केबिन का बैक साइड गार्डन की तरफ है। केबिन का बड़ा सा खिड़की अगर खोल दे तो गार्डन से कोई भी केबिन के अंदर झांक पाएगा, लेकिन ये खिड़की ज्यादातर बंद ही रहता है। इस खिड़की की एक खासियत यही है कि अंदर के लोग बाहर सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर कोई कुछ भी नहीं देख सकता है। आर्य जैसे ही खिड़की के सामने आया तो उसे गार्डन में मन्नत दिखी। उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने अपने मन में सोचा, ये यहाँ क्या कर रही है इस वक्त? इसे तो अभी क्लास में होना चाहिए। क्या अभी इसका कोई क्लास नहीं है? उसने झट से मन्नत के क्लास का टाइम टेबल चेक किया। नहीं, आई एम करेक्ट।
अभी तो ये टाइम इन लोगों के प्रैक्टिकल क्लास का है। इसका मतलब इसके क्लास से सभी स्टूडेंट्स को यहाँ होना चाहिए। पर यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर ये अकेली यहाँ क्या कर रही है? कुछ देर यूं ही सोचने के बाद उसके जीनियस दिमाग में कुछ आया। ओहो, तो क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऑफ कोर्स हो सकता है, बल्कि ऐसा ही है। जैसे इसका रिश्ता मेरे लिए आया था, ये बात मुझे पता है, वैसे ही इसे भी तो पता होगी ही ना ये बात, और शायद इसे ये भी पता है कि मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया है। हाँ, और तभी तो ये मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। एक्जैक्टली, आज तो इसने मुझे देखा भी था, मतलब इसे यह भी पता है कि मैं इसी कॉलेज में हूँ। तो इसने मेरे केबिन के बारे में पता लगाया और यहाँ मुझे इम्प्रेस भी करने चली आई। सीरियसली, कितना डेस्परेट है ये लड़की। बट माई डियर फ्लफी गर्ल, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मुझे फंसाना इतना भी आसान नहीं है। मैं तुम्हारे सारे पैंतरे समझ गया हूँ। यू नो वॉट फ्लफी बेबी, तुम मेरे चॉइस के बराबर तो छोड़ो, उसके आसपास भी नहीं हो, तो तुम तो मुझे कभी भी नहीं पा सकती। फीलिंग सो सैड फॉर यू बेबी गर्ल। अपने जीजीएस दिमाग में इतना सब कुछ सोचने के बाद वो खुद को ही एक टेढ़ी स्माइल पास करता है। मतलब हद होती है सेल्फ ऑब्सेशन की भी। बेचारी मासूम सी मन्नत, जिसे इन सब के बारे में रत्ती भर भी भनक नहीं है, उसके बारे में ये बंदा न जाने क्या क्या ही सोचे जा रहा है। वो तो अलग ही ख्याली पुलाव पकाने में बिजी है। वहीं दूसरी ओर हमारी भूली सी मन्नत इन सब से बेखबर अपनी ही दुनिया यानी कि पेड़ पौधों के साथ व्यस्त है। मन्नत जब घूमकर सभी पौधों को देख रही थी तो उसने देखा कि कुछ पौधों के पत्तों में कीड़े लग गए हैं, कुछ की तो कुछ टहनी भी खराब हो गए हैं। वो बड़े ही ध्यान से उन कीड़े लगे पत्तों को निकलने लगी। वो 2 या 3 पत्तियां ही निकाल पाई थी कि तभी वहां एक तितली आकर उसके चेहरे के सामने मंडराने लगी। उस तितली को देखते ही मन्नत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। उसने अपना हाथ आगे कर दिया तो वो तितली भी उसके हाथ पर आकर बैठ गई। ये देखकर उसके चेहरे की स्माइल और बड़ी हो गई। वो उस तितली को हाथ में लिए गोल गोल घूमने लगी और हैरत की बात यह है कि उसके ऐसा करने के बाद भी वह तितली उसे हाथ पर ही बैठी रही, मानो वो मन्नत की इस हरकत से अच्छी तरह से वाकिफ हो। आर्य ने जब मन्नत को पत्तियां तोड़ते हुए देखा तो उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। वो उसे डांटने के लिए खिड़की को खोलने ही वाला था कि तभी वो तितली आ गई और मन्नत पत्ते तोड़ना छोड़कर उसके साथ खेलने में बिजी हो गई। यह देखकर उसने भी खिड़की खोलने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और फिर से मन्नत की हरकतों को देखने लगा। उसने अपने मन में कहा, सीरियसली फ्लफी गर्ल, इंसान तो समझ में भी आता है, पर कोई तितली को कैसे काबू में कर सकता है? इस तितली को देखकर तो यही लग रहा है जैसे कि यह तुम्हारा पेट है। कैसे करती हो तुम यह सब? कौन सा जादू है ये? मन्नत अब उस तितली को लेकर कुछ पेड़ पौधों के पास जाने लगी और ना जाने क्या बात करने लगी। ये देखकर फिर एक बार आर्य के जीनियस दिमाग में कुछ आया। उसने अपने पॉकेट से फोन निकाला और मन्नत की वीडियो बनाने लगा। वो मन ही मन बोला, मॉम को शायद पता ही नहीं था कि उन्होंने मेरे लिए किसे चुना था। अब इस वीडियो को देखने के बाद उनको भी अपनी गलती का एहसास होगा। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि उन्होंने जिसे मेरे लिए पसंद किया था वो ना सिर्फ दिखने में बेकार है बल्कि मेंटल भी है। वरना कौन सा नॉर्मल इंसान तितलियों को पेट बनाता है और पेड़ पौधों से बातें करता है? थैंक गॉड मैं तो बच गया। मुझे तो अब उस बदनसीब के लिए बुरा फील हो रहा है जिससे इसकी शादी होगी। एनीवे अगर होगी तो। यही सब सोचते हुए वो मन्नत को वीडियो बनाए जा रहा था। उधर इन सभी बातों से अनजान मन्नत अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। अब जब हमारे सेल्फ ऑब्सेस्ड हीरो को यह पता चलेगा कि मन्नत उसे पटाना तो दूर की बात, बेचारी वो तो उसे जानती तक नहीं है। हाँ, उसके डिपार्टमेंट की हेड है, बस यह छोड़कर वो उसके बारे में और कुछ भी नहीं जानती है। और अब तक आर्य सिर्फ ख्याली पुलाव ही पका रहा था, तो उसका क्या रिएक्शन होने वाला है? अब यह तो आप सब खुद ही सोच लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में। गुड नाइट एवरीवन।
आर्य ने मन्नत की वीडियो बनाकर उसे अपनी मॉम को भेज दिया और दोबारा अपनी कॉफी का कप उठाकर कॉफी पीते हुए मन्नत की हर एक हरकत को गौर से देखने लगा। तभी उसने देखा कि एक लड़की वहां दौड़कर आई। वो आकर सीधा मन्नत के सामने अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर खड़ी हो गई। बहुत तेज तेज सांस लेते हुए अपनी सांसों पर काबू पाने को कोशिश कर रही है और मन्नत उसे आंखें बड़ी करके देखे जा रही है। क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? तू ऐसे भाग कर क्यों आई? कुछ हुआ है क्या इशी? मन्नत ने चिंता जताते हुए एक सांस में सब पूछ लिया। इशिका, अरे जरा रुक जा, मुझे थोड़ी सांस तो लेने दे। मन्नत चिंता जताते हुए, हाँ हाँ ठीक है, तू थोड़ी सांस ले ले। पानी पाएगी क्या? इशिका, हाँ यार, देना जरा, भाग कर आने की वजह से बहुत प्यास लगी है। मन्नत, हाँ रुक देती हूँ। इतना कहकर मन्नत ने अपनी बैग से पानी का बॉटल निकालकर इशिका को दे दिया। इशिका ने भी एक ही सांस में लगभग आधा बॉटल खाली कर दिया। वहीं अपने केबिन के खिड़की में खड़ा आर्य इन दोनों को देखकर अपने मन में सोचता है, अब ये लड़की कौन है? लग तो रहा है इसकी दोस्त ही होगी। ये दोनों वैसे क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट, कहीं मुझे लेकर तो कुछ बात नहीं कर रहे हैं ना? क्या मुझे सुनना चाहिए? हाँ क्यों नहीं, क्या पता मेरे ही बारे में बात कर रहे हो? सुन ही लेता हूँ। यही सब सोचकर उसने एकदम थोड़ा सा खिड़की के किवाड़ को स्लाइड कर दिया। देखकर समझ में तो नहीं आएगा कि खिड़की खुली है, लेकिन बाहर हो रही बातें जरूर सुनाई देगी। अब तो बता, यूं दौड़कर क्यों आई? मन्नत ने इशिका को थोड़ा रिलैक्स होने के बाद पूछा। क्योंकि मेरी जान, मुझे पता था कि आप मुझे यहीं मिलने वाली है, इशिका ने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा। उसने मन्नत के गले में बाहें डाले ही उसके साथ टहलते हुए आगे कहा, यार तुझे क्या मिलते हैं इन पेड़ पौधों में? यही तो मेरा भी सवाल है। एक्चुअली सभी नॉर्मल लोगों की यही सवाल होगा, आर्य ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने मन में कहा। कभी तो इंसानों से भी बात कर ले, दोस्ती कर ले, मगर नहीं, तुझे तो इन पेड़ पौधों और इन तिलतियों से ही फुर्सत नहीं है, इशिका ने मुंह बनाते हुए कहा। मन्नत उसका चेहरा देख खुद को हंसने से रोक नहीं पाई और वो खिलखिलाकर हंस दी। उसे यूं हंसता देख इशिका ने उससे पूछा, अब हंस क्यों रही है? मैंने कोई जोक कहा है क्या? मन्नत ने उसके दोनों गालों को अपनी हथेली में लेते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे मेरी प्यारी इशी, तूने कोई जोक नहीं सुनाया। मुझे तो बस तेरा ये फन्नी सा फेस देखकर हंसी आ गई, और रहा सवाल इंसानों से दोस्ती करने का, तो मेरे पास है ना दो इंसान दोस्त, एक तू और एक निक्कू। तो बस हो गया। और कितने चाहिए? वैसे भी मुझे दोस्तों की क्वांटिटी बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लिए 2 दोस्त ही परफेक्ट है, क्योंकि मेरे ये दोनों बेस्टी ही बेस्ट है मेरे लिए। समझी कुछ मैडम? इतना कहकर उसने इशिका के नाक पर टैप कर दिया। जी माते, समझ गई। इतना कहते हुए इशिका ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में मन्नत के आगे अपना हाथ जोड़ते हुए सिर झुका लिया। इशिका की हरकत को देखकर मन्नत एक बार फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी। इस बार इशिका भी मन्नत को हंसते हुए देख हंस पड़ी। दोनों दोस्त कुछ देर यूं ही हंसने के बाद मन्नत ने इशिका से पूछा, अच्छा अब तो बता दे कि तू मुझे क्यों ढूंढ रही थी? ओ तेरी, मैं तो भूल ही गई। इतना कहकर इशिका ने अपना सिर पीट लिया। मन्नत, अरे हुआ क्या, यह तो बोल। इशिका, अरे यह पूछ कि क्या नहीं हुआ, टाइम देखा भी है तूने? तू तो जब भी अपने दोस्तों के पास रहती है, तब तुझे तो टाइम का कुछ होश ही नहीं रहता है, क्या मैं नहीं जानती? इसीलिए तुझे यहाँ ढूंढने आई थी। मुझे पक्का पता था कि तू मुझे इस पूरे एकेडमी में यहीं मिलेगी। अब चल जल्दी, पहले ही बहुत देर हो गई है। मन्नत ने भी जैसे ही घड़ी में टाइम देखा तो चीख पड़ी, ओह शीट, सच में यार, काफी लेट हो गया है। यार ईशी, तेरे बिना मेरा क्या होगा? मन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा। इशिका, चिंता मत कर, जब भी मेरी शादी तय होगी ना, तब मैं अपने होने वाले पति से कह दूंगी, देखो भले ही मेरी शादी तुमसे हो रही है, लेकिन दहेज में तुम्हें मेरी दोस्त को भी साथ लेकर जाना पड़ेगा।
उसके बिना मैं नहीं जाने वाली। ठीक है ना? मन्नत, गुड आइडिया। इशिका, है ना, आई न्यू इट। मन्नत, अब चल जल्दी। इशिका, हाँ हाँ चल, मैंने कब रोका है, तू ही बातें कर रही है। इशिका की बात सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए ना मैं अपना सिर हिला दिया और फिर दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से निकल गई। इस दौरान आर्य शुरू से लेकर आखिर तक मन्नत और इशिका की बातें सुनता रहा। उसे बस इसी बात का इंतजार था कि कब ये दोनों लड़कियां उसके बारे में बात करें। लेकिन उसकी सोच ने गलत साबित करते हुए मन्नत ने एक बार भी उसके बारे में कोई बात नहीं किया और यह बात आर्यमन को हजम नहीं हुई। उसने फिर एक बार अपने मन में सोचा, इन दोनों ने तो मेरे बारे में कुछ भी बात नहीं किया, तो क्या ये यहाँ मेरे लिए नहीं रुकी थी? अगर ऐसा है तो फिर ये क्लास खत्म होने के बाद भी यहाँ क्यों रुकी थी? किस लिए? नहीं होना हो, ये मेरे लिए ही यहाँ रुकी थी। तो फिर मेरे बारे कुछ कहा क्यों नहीं? एक मिनट, कहीं उसने देख तो नहीं लिया कि खिड़की खुली है? देखूं तो जरा, मैंने गलती से खिड़की कुछ ज्यादा ही तो नहीं खोल दिया है। इतना सोचकर वो तुरंत खिड़की का पर्दा हटाकर खिड़की को चेक करने लगा। नहीं तो, खिड़की तो ज्यादा नहीं खुला है। फिर क्या बात हो सकती है? पता लगाना पड़ेगा मिस फ्लफी फिस्ट। आखिर तुम्हारे इंटेंशंस क्या है? क्या चाहती हो तुम? एंड डोंट वरी बेबी गर्ल, सून आई एम गोना फाइंड द ट्रूथ। टिल देन एंजॉय फ्लफी गर्ल। उसने खुद से ही यह सब सोचकर खुद को ही एक टेढ़ी स्माइल पास कर दिया। प्रेमलता जी अपने बेडरूम में ही बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी कि तभी उनके फोन पर एक मैसेज नोटिफिकेशन आया। उन्होंने साइड टेबल से फोन उठाकर देखा तो उसमें आर्य का मैसेज नोटिफिकेशन था। इस वक्त आर्य का मैसेज देखकर उनकी आंखें छोटी हो गई। उन्होंने उस मैसेज को खोला तो उनकी आंखें हैरानी से बढ़ी गई। यह मन्नत का वही वीडियो है जो आर्य ने कुछ देर पहले ही उसके फोन से शूट किया था। उसने वीडियो के साथ एक मैसेज भी लिखकर भेजा था। उसने लिखा, आपको पसंद सिर्फ दिखने में ही बेकार नहीं है बल्कि मेंटल भी है। ये मैसेज पढ़कर प्रेमलता जी को थोड़ा बुरा लगा अपने बेटे की सोच और बिहेवियर पर, लेकिन कुछ पल में ही उनकी उदास चेहरे पर एक चला गई। उन्होंने सोचा, मैंने तो उस दिन ऐसे ही गुस्से में आर्य को मन्नत की तस्वीर दिखा दिया था, तो क्या अभी भी उसके दिमाग से वह बात नहीं निकली? और मन्नत, इसकी वीडियो आर्य को कैसे? तो क्या मन्नत ने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है? क्या यह कोई संयोग है या कोई इशारा? हे भगवान, कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रही हूं? क्या मैं कुछ गलत उम्मीद लगा रही हूं? मन्नत का यूं प्रेमालय में आना, मुझे आर्य को गुस्से में उसकी तस्वीर दिखाना और अब इसका हमारे ही कॉलेज में एडमिशन लेना, नहीं, इतने सारे इत्तेफाक यूं ही तो नहीं हो सकते। यह आपका ही इशारा लग रहा है मुझे भगवान। अगर मेरी सोच सही है तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। जहां इतनी कोशिश कर चुकी हूं वहीं थोड़ा और सही। मुझे मन्नत की अच्छाइयां, उसकी खूबी, उसकी सादगी को आर्य के सामने लाना हो पड़ेगा। उसे यह एहसास दिलाना ही पड़ेगा कि असली खूबसूरती क्या होती है। और मन्नत से बेहतर कोई लड़की नहीं है जोन्स यह समझा सके। अब शायद मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इतना सब सोचे हुए वो मुस्कुराने लगी। क्या बात है? हमारे ही पीठ पीछे हमारी ही एक लौती बीवी किसके बारे सोचकर अकेले अकेले मुस्कुराए जा रही है? मैं बता रहा हूं, मुझे जेलसी फील हो रहा है। आर्य के पापा यानी अक्षित जी पीछे से अपनी पत्नी के गले में बाहें डालते हुए बोले। कहाँ तो बेटे की उम्र है अपनी बीवी से इश्क फरमाने की, वहाँ बाप इस उम्र में इश्क फरमाएं जा रहे हैं। जी मैं कहती हूँ अपना कुछ तो हुनर अपने बेटे को भी सिखा दिया होता तो शायद आज आप भी अपने पोता या पोती के साथ खेल रहे होते। मगर आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और रहा सवाल जनाब का, अरे उसे कोई लड़की पसंद तो आए तब कोई बात बने ना। उस नालायक को तो कोई पसंद ही नहीं आता, तो इश्क क्या खाक फरमाएगा? प्रेमलता जी ने अक्षित जी के हाथ को अपने गले पर से हटाते हुए कहा। अक्षित जी, अरे चिल माय लव, जस्ट चिल।
सब ठीक हो जाएगा। बस सही वक्त का इंतजार करो। प्रेमलता जी, 27 साल का हो गया है बेटा। अब तो लोग भी बातें बनाने लगे हैं। पर मैं कोई जवाब नहीं दे सकती, बस इंतजार ही कर रही हूं। कहीं इंतजार करते करते मर ही ना जाऊं मैं। प्रेमलता, तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे मुंह से यह बात सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी तुम हमेशा, अक्षत जी ने गुस्सा होते हुए कहा। फिर कुछ पल चुप रहकर उन्होंने खुद को शांत किया और प्रेमलता जी का एक हाथ पकड़कर आगे कहा, देखो प्रेम, तुम्हें यह समझना होगा कि वक्त से पहले तुम लाख चाहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन आज एक बात मेरी जान लो तुम। जिस दिन तुम्हारे बेटे को उसके नसीब में लिखी लड़की मिल गई ना, लिख के रख लो तुम कि तुम्हारे इसी बेटे को सिद्दत वाला प्यार हो जाएगा। भरोसा है ना मुझ पर? यह भी कोई कहने की बात है क्या? आप पर तो मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। प्रेमलता जी ने अक्षत जी के हाथों पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए कहा। तभी उनके फोन पर एक कॉल आई। प्रेमलता जी ने देखा तो यह कॉल वृद्धाश्रम से था। कुछ देर उन्होंने फोन पे बात की। आखिर में उन्होंने कुछ कहा और कॉल कट कर दिया। कॉल कट होने के बाद उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। प्रेमलता जी ने मन ही मन कहा, लगता है आप भी यही चाहते हैं भगवान। पता नहीं मैं सही हूं या नहीं, पर लगता है कि मुझे आपका इशारा मिल गया है। साथ रहना और साथ देना भगवान जी। मन ही मन इतना सोचकर उन्होंने अपने हाथ जोड़कर माथे पर लगा लिया। आखिर बात क्या है प्रेम? देख रहा हूं, जब से कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है तुम कभी मुस्कुरा रही हो तो कभी भगवान को प्रणाम कर रही हो। मुझे भी तो बताओ आखिर हुआ क्या? अक्षत जी ने एक आईब्रो ऊपर करके कहा। नहीं, अभी मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली। पहले तो मैं जो चाहती हूं बस वह मुझे मिल जाए, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। इतना कहकर प्रेमलता जी मुस्कुराते हुए वहां से किचन की ओर चली गई। कॉलेज नया नया शुरू होने की वजह से आज मन्नत की जल्द ही छुट्टी हो गई, तो उसने सोचा कि क्यों ना आज वो वृद्धाश्रम में जाए और फिर आते वक्त अनाथ आश्रम भी होकर आएगी। यही सोचकर उसने अपनी मम्मी को कॉल किया और उनको बता दिया कि आज वो शाम को थोड़ा लेट हो जाएगी। उसने इशिका और अनिकेत को भी जाने के लिए कहा। इशिका को कुछ काम था तो वो नहीं जा पाई, लेकिन अनिकेत उसे साथ लेकर वृद्धाश्रम चला गया। वहीं दूसरी ओर कॉलेज खत्म होने से थोड़ी देर पहले ही आर्य को प्रेमलता जी का कॉल आया। आर्य, बेटा क्या आपकी छुट्टी हो गई? आर्य, नो मॉम, बस अभी कुछ ही देर में हो जाएगी। क्यों मॉम, कुछ काम है क्या आपको? प्रेमलता जी, आर्य, दरअसल आज हमें आश्रम जाना था, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जिनमें हमारी साइन चाहिए। लेकिन हमारी सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो क्या आप जाकर वो डॉक्यूमेंट्स ले आएंगे? एक्चुअली उन पर आज ही साइन चाहिए। तो क्या आप? अरे, आपकी तबीयत खराब है और आप अब मुझे बता रही है। डैड ने डॉक्टर नहीं बुलाया अब तक। आप डॉक्यूमेंट्स की चिंता मत करो, वो मैं ले आऊंगा। पर अभी मैं घर आ रहा हूं। आर्य ने प्रेमलता जी को उनकी बात खत्म भी करने से पहले ही रोकते हुए हड़बड़ाकर कहा। तभी प्रेमलता जी भी जल्दी से उसके कॉल कट करने से पहले ही कहा, आर्य रुक, इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस हल्का सा सिर दर्द है। मैं तो फिर भी जा ही रही थी, पर तेरे डैड ने ही मुझे जाने नहीं दिया और उन्होंने मुझे मेडिसिन भी दे दिया है। तू बस आते वक्त वो डॉक्यूमेंट्स लेते हुए आना, ठीक है? उनकी बातें सुनकर आर्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, मॉम पक्का ना, आप ठीक है? आप कुछ छुपा तो नहीं रही हो? प्रेमलता जी, नहीं बच्चा, पक्का मैं कुछ छुपा रही। ओके देन, मैं आते हुए आश्रम से डॉक्यूमेंट्स ले आऊंगा। इतना कहकर आर्य ने कॉल कट कर दिया। कॉल के कट होते ही प्रेमलता जी ने मन ही मन कहा, हे भगवान, मैंने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है, अब आगे आप संभाल लेना। खुद से इतना कहकर एक बार फिर से उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने माथे से लगा लिया। मन्नत पहले से ही आश्रम में मौजूद है और अब आर्य भी वहीं जा रहा है। अनिकेत मन्नत को लेकर वृद्धाश्रम पहुंच गया। वो दोनों अंदर जाने वाले ही थे कि अनिकेत के फोन पर उसके ही एक दोस्त का कॉल आ गया।
उसने मन्नत को अंदर जाने का कहकर कॉल रिसीव कर लेता है। मन्नत भी उसे बात करते देख अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद उसके मोबाइल में अनिकेत का मैसेज आया है, जिसमें लिखा था, मन्नू, मैं बस आधे घंटे के लिए अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। आधे घंटे बाद आकर तुझे ले जाऊंगा। अकेली मत जाना। मेरे लिए वेट करना। ओके। जब अनिकेत मैसेज आया तो अंदर सबके साथ गपशप करने में बिजी थी। उसका मैसेज देखकर मन्नत ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और ओके ऐसा टाइप करके रिप्लाई कर दिया। फिर मुस्कुराते हुए होना में अपना गर्दन हिलाकर वापस से सबके साथ बात करने लगी। कुछ देर पहले तक जिस आश्रम में एकदम शांति थी, इस वक्त उसी आश्रम के एक कमरे से चहल पहल सुनाई दे रही है। इस आश्रम में एक कमरा इन बुजुर्गों के खेल के लिए बनाया गया था। यहाँ लूडोर, चेस, कैरम, टेबल टेनिस जैसी कुछ इंडोर गेम्स थे जो ये लोग कभी कभी समय बिताने के लिए खेल लिया करते हैं। पवनू, तू चीटिंग कर रहा है। तुझे क्या लगा कि कोई नहीं देख रहा है तुझे? मैं सब देख रहा हूँ। देख आलू, मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। तेरी नज़र कमज़ोर है, मान क्यों नहीं लेता? देख मेरी आंखें और नज़र दोनों ही ठीक है। बूढ़ा हो गया है, एक पैर कब्र पे लटक रहा है, फिर भी झूठ बोल रहा है। अरे कुछ तो शर्म कर। 2 दिन नहीं बचे जिंदगी के, ऊपर जाकर भगवान को कौन सा मुंह दिखाएगा? देखो 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 आप सब, देखो कैसे ये बुढ़ा मुझे मौत की बद्दुआ दे रहा है। दरअसल आलोक दादू और पवन दादू, जो कि वहीं वृद्धाश्रम में ही रहते हैं, दोनों मिलकर लूडो खेल रहे थे। बाकी के सभी बुजुर्ग 2 टीम बनाकर एक टीम पवन दादू के लिए और दूसरी टीम आलोक दादू के लिए चीयर कर रही थी। पवन दादू को जब लगा कि वो हारने वाले हैं, तो उन्होंने थोड़ी चीटिंग कर दी। यह बात किसी ने नोटिस किया, लेकिन पवन जी की बदकिस्मत है कि आलोक जी ने ही यह देख लिया। बस फिर क्या था, दोनों में इस बात पर बच्चों की तरह लड़ने लगे। मन्नत ने जब मामला गर्म होते हुए देखा तो वो चुपके से वहां से खिसक गई। वहीं मैनेजर के रूम में बैठा मैनेजर और आर्य के कानों तक भी उन दोनों का झगड़ा पहुंच रहा था। आर्य एक्चुअली कुछ देर पहले ही आश्रम आ गया था। जब वो आया तब सभी उन दोनों के खेल में मग्न थे और मन्नत इन दोनों के सामने अपने दोनों गालों पर हाथ रख के बैठी थी। क्योंकि मन्नत बाकी सभी से घिरी हुई थी तो आर्य ने उसे नहीं देखा। मैनेजर भी उस वक्त वहीं था। जब आर्य ने मैनेजर को आवाज दिया तो वो आर्य को लेकर अपने केबिन में चले गए। आर्य डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां से निकलने ही वाला था कि तभी छोटू दौड़कर आया और कहने लगा, सर जल्दी चलिए। वो दोनों फिर से लड़ने लगे हैं। दीदी अभी किचन में है। उन्होंने कहा है जब तक वो नहीं आ जाती तब तक आप संभाल लीजिए। मैनेजर, अरे नहीं, फिर से नहीं। अच्छा चलो। आर्य, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? आप परेशान लग रहे हैं। मैनेजर, क्या ही बताऊं सर, बुजुर्गों को संभालना आसान नहीं होता है। चलिए पहले चलते हैं, फिर खुद ही देख लीजिएगा कि क्या हुआ। इतना कहकर मैनेजर अपने केबिन से निकल गया। आर्य भी मैनेजर के साथ चला गया। गेम रूम में जैसे ही दोनों आए तो देखा आलोक जी और पवन जी एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। मैनेजर, सर क्या हुआ है? आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? आलोक जी, मैनेजर का बच्चा मुझसे क्या पूछ रहा है? पूछ इस पवनू से, इसने खेल में चीटिंग क्यों की? पवन जी, देख आलू, मैं भी बार बार कह रहा हूं कि मैंने कोई चीटिंग नहीं किया है। आलोक जी, तूने चीटिंग की है, और यह क्या आलू आलू लगा रखा है? मैं कोई सब्जी हूं क्या? पवन जी, तू भला सब्जी क्यों होने लगा? ये तो मैंने तेरा नाम दिया है। जैसे तू मुझे भी तो मुझे पवनू बुलाता है, ठीक वैसे ही। आर्य जो कब से इन दोनों का झगड़ा सुन रहा था, वो अब इन दोनों के सामने आकर कहता है, देखिए आप दोनों प्लीज लड़िए मत। आर्य के इतना कहते ही आलोक जी और पवन जी दोनों ने उसे देखा। आलोक जी ने उसे देखत कर कहा, अगर मैं सही हूं तो तुम प्रेमलता जी के बेटे हो ना? एक काम करो,
अपनी माँ से कही कि इस गुड़गोबर को यहाँ से कहीं और ले जाए। पवन जी, मूंग बनाते, भला मुझे क्यों कहीं और भेज रहा है? बेटा, अपनी माँ से कहना कि इस आलू को ही यहाँ से भेज दे। आलोक जी, देख पवनू अच्छा नहीं होगा बोल रहा हूँ। लगता है कि तू बिना पीटे मानेगा नहीं। पवन जी, हाँ, जैसे मैंने तो चूड़ियां पहन रखी है। आलोक जी, चल तो फिर बाहर चलते हैं। पवन जी, हाँ चल। इतना कहकर वो दोनों ही आर्य को थोड़ा साइड में धकेलकर जाने को होते हैं। आर्य इसके लिए तैयार नहीं था तो वो खुद को संभाल नहीं पाता और उसे थोड़ा सा धक्का जाता है। जैसे ही वो दोनों बाहर जाने के लिए मुड़ते हैं वैसे ही उन सभी की कानों में एक मीठी से आवाज गूंजती है। मन्नत, क्या बात है? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सभी की नजर मन्नत पर जाकर रुकती है। मन्नत अपने हाथों में एक ट्रे लिए खड़ी थी जिसमें 2 कप चाय और 1 प्लेट पकौड़े है। लेकिन जैसे ही आर्य मन्नत को देखता है उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो मन ही मन सोचता है आखिर मन्नत यहाँ क्यों है और वो यहाँ कर रही है। तभी एक बार फिर से वहां पर मन्नत की आवाज सुनाई दी। मन्नत, क्या हुआ दादू? आप दोनों ने बताया नहीं कि आप सब कहाँ जा रहे हैं? आलोक जी, देख परी, आज तू इसे बचाने के लिए कुछ नहीं बोलेगी। पवन जी, हाँ बिल्कुल, आज तू कुछ नहीं बोलेगी, आज तो एक एक हाथ हो ही जाए। आलोक जी, आज तो तुझे अच्छे से मजा चखाता हूँ। जब देखो तब मुझे उल्टे सीधे नाम से चिढ़ाता है। खेल में चीटिंग करता है। बुढ़ा कहीं का। पवन जी, बुढ़ा होगा तू। चल आज मैं भी देखूं कि तू क्या करता है। मन्नत ने देखा कि दोनों में से कोई भी शांत नहीं हो रहा तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, अब जब आप दोनों फाइटिंग करने का फैसला ले ही है तो ये पकौड़े जो मैं आप दोनों के लिए लाई थी, इसे हम सब आप दोनों की फिंगरिंग को एंजॉय करते हुए खाएंगे और साथ में चाय भी तो है। मजा आ जाएगा। क्या कहते हो आप सब? आलोक दादू और पवन दादू दोनों ही पास खड़े थे। मन्नत की बातें सुनकर दोनों ने एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहा, आलोक दादू, यार, हम दोनों के लड़ाई के चक्कर में ये परी के हाथों की चाय और पकौड़े निकल जाएंगे। पवन दादू, हाँ यार, सही कहा तूने। यह तो वही बात हो गई कि 2 बिल्लियों को लड़ाई में बंदरबाजी मार गया। यहाँ हम वह बिल्लियां हैं और बाकी सब बंदर। आलोक दादू, एक काम करते हैं, अपना झगड़ा किसी और दिन के लिए रख देते हैं और आज इन चाय पकौड़ों का मजा लेते हैं। पवन दादू, हाँ, ठीक है। मन्नत दोनों को ही देख रही थी। उसने छोटू को आवाज देते हुए कहा, छोटू और चाय और पकौड़ा लेकर बाहर आ जाओ। हम सब वहीं बैठकर दादुओं की फाइटिंग देखेंगे और। आलोक दादू, अरे नहीं छोटू, मत ला कुछ भी। हम अब नहीं लड़ रहे हैं। मन्नत, क्यों दादू? नहीं, आप लोग लड़ सकते हो और हम। पवन दादू, अरे नहीं गुड़िया, अब कहाँ इस उम्र में लड़ेंगे। वो तो जोश जोश में बोल दिया था। क्यों है ना आलू? आलोक दादू, हाँ, वैसे भी मेरा तो कब से चाय पीने का मन था। वो तो ये पवनू ही था जो लड़ने को बोल रहा था, वरना मैं कहाँ किसी से लड़ाई करता हूँ। पवन दादू, अरे तू मुझे क्यों फंसा रहा है? मन्नत, अच्छा अब बहुत हो गया। दोनों एकदम चुप। दोनों ही एकदम चुप हो गए। मन्नत, अगर आप दोनों को ये चाय और पकौड़े चाहिए तो मेरी कुछ शर्तें हैं। आलोक दादू पवन दादू दोनों ने एक साथ कहा, कैसी शर्तें? मन्नत, पहले आप दोनों ही एक दूसरे को सॉरी कहेंगे। आलोक दादू पवन दादू ने फिर से एक साथ कहा, मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। मन्नत ने हाथ में पकड़ी ट्रे की ओर दिखाए हुए कहा, ठीक है फिर, आप दोनों को ये भी नहीं मिलेगा। आलोक दादू, अच्छा ठीक है, मैं इस बुढ़े को सॉरी बोल दूंगा। पवन दादू, हाँ, और मैं भी आलू को सॉरी बोल दूंगा। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। मन्नत, आप दोनों ही एक दूसरे को ऐसे उल्टे पुल्टे नाम से नहीं बुलाएंगे। दोनों एक साथ, हाँ ठीक है। मन्नत, दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाइए।
दोनों दादू एक साथ एक दूसरे को घूर के देखते हैं और फिर हाथ मिला लेते हैं। मन्नत, बहुत अच्छा, अब आखिरी शर्त। दोनों एक दूसरे गले में लिए। पवन दादू, अब गले भी मिलना पड़ेगा। मन्नत ने अपना क्यूट सा चेहरा बनाकर हाँ में गर्दन हिला दिया तो दोनों ने ही एक गहरी सांस ली। फिर पवन दादू ने कहा, अच्छा ठीक है, चल आजा यार। उनकी बात सुन आलोक दादू ने भी उनको गले से लगा लिया। मन्नत, ये हुई ना बात। अब लीजिए आप दोनों की चाय और ये पकौड़े। मन्नत ने टेबल पर ट्रे रखते हुए कहा और उस ट्रे में से एक एक पकौड़े की प्लेट उठाकर उन दोनों के पास ले आई। दोनों ने उसके हाथों से प्लेट ले लिया। फिर उन दोनों ने ही अपने अपने प्लेट से एक एक पकौड़े लेकर मन्नत को खिला दिया। मन्नत भी खुशी से उन दोनों के हाथों से खा लिया। वहां इस वक्त सबके चेहरे पर मुस्कान थी। बहुत देर से वहीं खड़ा आर्य यह सब देखकर काफी हैरान हो गया। वो जो खुद उस आश्रम के ओनर का बेटा है, उसकी ओर किसी ने भी ध्यान ही नहीं दिया। उल्टा सब मन्नत को लेकर बिजी है। अब उसे मन्नत को लेकर और भी ज्यादा क्यूरोसिटी होने लगी। उसने अपने पास खड़े मैनेजर को देखा जो खुद मुस्कुरा रहा था। उसने मैनेजर से कहा, मैनेजर गगन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आइए मेरे साथ। आर्य को बात सुनकर मैनेजर उसके पीछे चला गया। मैनेजर का केबिन। आर्य, ये मन्नत का क्या चक्कर है? कौन है ये? और यहाँ कैसे? आर्य का सवाल सुनकर मैनेजर ने उसे शुरू से बता दिया कि कैसे मन्नत इस आश्रम से जुड़ी। मैनेजर की बातें सुन आर्य कुछ सोचकर अपने घर की ओर निकल गया। इस वक्त आर्य के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। जहां उसके दिमाग में अभी भी कुछ देर पहले तक आश्रम में जो भी कुछ हुआ, आश्रम के अभी लोगों का मन्नत के लिए और मन्नत का उन सब के लिए प्यार, मन्नत का सबके साथ बॉन्डिंग, यह सब घूम रहा था। वहीं आर्य को कहीं न कहीं यह भी लग रहा था कि यह सब मन्नत से उसकी माँ करवा रही है, जिससे कि मन्नत उनके बेटे का दिल जीत सके। उसने अपने मन में कहा, जब मॉम को पता है कि मुझे किस तरह की लड़की पसंद है, तो वो ये सब क्यों कर रही है? हो सकता है कि मन्नत अच्छी लड़की हो, पर वो मेरे टाइप की तो नहीं है। घर जाकर मॉम से डायरेक्ट बात करना पड़ेगा। खुद से ही यह सारी बातें सोचकर उसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया। आर्य की कार एक बड़ा सा महलनुमा मेंशन के आगे आकर रुका। मेंशन के नेम प्लेट पर बहुत ही सुंदर नक्काशी का काम था और बड़े बड़े अक्षरों से बहुत ही खूबसूरती से उस पर प्रेमलता मेंशन लिखा हुआ था। ये आर्य का ही घर है। उसके डैड ने बड़े ही प्यार उसकी मम्मी के नाम से इस मेंशन का नाम रखा था। आर्य अपनी कार से उतरकर अंदर जाता है और उसके मॉम को आवाज लगाते हुए उनके कमरे में चला जाता है। आर्य, मॉम, मॉम, आप ठीक तो है ना? प्रेमलता जी, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। आर्य, मॉम, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? प्रेमलता जी, हल्का सा मुस्कुराते हुए, क्या आप हमसे इजाजत ले रहे हैं? आर्य, मॉम, क्या आप मन्नत को जानती है? अगर हाँ, तो आप उसे कब से जानती है? आर्य के यूं सीधा सीधा पूछने से वो थोड़ी चकित हो गई, पर अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला और कहा, प्रेमलता जी, आर्य, आप एक्सेक्टल हमसे क्या पूछना चाहते हैं, खुलकर कहे। आर्य ने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, ओके मॉम, मैं डायरेक्टली आपसे पूछता हूँ। मॉम, क्या आपने मन्नत को हमारे लिए चुना है? I mean, क्या आप जानबूझकर उसे बार बार हमसे मिला रहे हैं, जिससे कि वो हमें इम्प्रेस कर सके? एक मिनट, प्रेमलता जी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उनकी नज़र उनके कमरे के दरवाजे पर गई। वो जो अब तक अपने बिस्तर पर बैठी थी, वहां से उठी और धीरे से दरवाजे के पास चली गई। उन्होंने झट से दरवाजा खोल दिया और कहा, तुम? आर्य ने अपनी माँ से पूछा, कहीं उन्होंने ही तो मन्नत को उसके पीछे नहीं लगाया। यह सुनकर प्रेमलता जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने जैसे ही आर्य को कुछ कहना चाहा तो उनकी नज़र उनके कमरे के दरवाजे पर चली गई। उन्हें वहां किसी की परछाई दिखी। वो धीमी कदमों से दरवाजे के पास गई और झट से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उन्हें वहां एक लड़की दिखी। सुंदर चेहरा, हाइट भी अच्छी खासी है।
तीखे नयन नक्श, पतले होंठ, गुलाबी सा रंग, शरीर की बनावट बिल्कुल किसी मॉडल की तरह, खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें। कुल मिलाकर एक एक बहुत खूबसूरत सी लकड़ी जिसे देख कोई भी लड़का अपना दिल हारने से रोक नहीं पाए। ये है काजल ठाकुर। ये आदिनाथ जी के दोस्त दीनदयाल की पोती है। काजल के माता पिता वो जब छोटी थी तभी चल बसे। वो अपने दादाजी यानी आदिनाथ जी के दोस्त के साथ ही रहती थी, लेकिन कुछ साल पहले वो भी चल बसे। उनकी गुजर जाने के बाद गांव के सरपंच ने अक्षित जी से संपर्क किया। अक्षित जी के वहां पहुंचने पर सरपंच जी ने उनको दीनदयाल जी का लिखा हुआ खत दिया, जिसमें उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा के तौर पे अक्षित जी से उनके जाने के बाद काजल की जिम्मेदारी लेने की गुजारिश की थी। अक्षित जी और प्रेमलता जी दोनों ही अच्छे स्वभाव और दिल के इंसान हैं। इसीलिए उन्होंने अपने पिता के दोस्त की आखिरी इच्छा का मान रखते हुए काजल को अपने पास रख लिया। काजल जब पहले यहाँ आई थी तो वो ठीक ही थी, लेकिन कहते हैं ना पैसे अच्छे अच्छों की नीयत बिगाड़ देती है। काजल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शहरी जीवन शैली और पैसों की चमक धमक ने धीरे धीरे उसके मन में भी लालच भर दिया। अब उसका एक ही सपना है, आर्य से शादी करके इस पूरे अग्निहोत्री अंपायर की मालकिन बनकर राज करना, जिसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करती रहती है आर्य के दिल में अपने लिए जगह बनाने की। इसीलिए वो हर वक्त आर्य के आगे पीछे मंडराती रहती है, लेकिन आर्य को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए जितना हो सके उसे अवॉइड करता रहता है। प्रेमलता जी ने जब काजल को अपने कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ देखा तो उनकी आंखें छोटी हो गई। उन्होंने थोड़ी सख्ती से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काजल, वो तो मैं यह देखने आई थी कि कहीं आर्य जी को कुछ चाहिए तो नहीं। प्रेमलता जी ने थोड़े कड़क लहजे में कहा, आर्य अपने ही घर में है। अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो घर में बहुत सारे लोग हैं, वो किसी से भी कह देगा। तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ गई? काजल, जी समझ गई। प्रेमलता जी, ठीक है। अब तुम जा सकती हो यहाँ से। काजल, जी। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है और प्रेमलता जी भी अपने कमरे के अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर देती है। प्रेमलता जी के दरवाजा बंद करते ही काजल पीछे मुड़के उनके कमरे की ओर देखती है और अपने मन में सोचती है, अभी जितना भी बोलना है बोल लीजिए होने वाली सासू माँ। बस एक बार आपके बेटे को अपना बना लूं, फिर देखती हूँ आपको भी। एक कुटिल मुस्कान के साथ वो उस बंद कमरे की दरवाजे की ओर देखते हुए यह सब सोचते हैं और फिर वहां से चली जाती है। कमरे के अंदर प्रेमलता जी आर्य के बातों से काफी नाराज हो गई। उन्होंने आर्य से थोड़े रूखे अंदाज में कहा, आर्य, क्या लगता है आपको? क्या हम आपको इतने पागल, इतने बेवकूफ लगते हैं कि एक मासूम सी लड़की की शादी आपसे करवा के हम उनकी जिंदगी बर्बाद कर दे? नहीं आर्य, हम कभी भी उस मासूम की शादी आपसे नहीं होने देंगे। आर्य, अगर ऐसे ही नैट है तो उस दिन आपने हमें उनकी तस्वीर क्यों दिखाई थी? प्रेमलता जी, आर्य याद कीजिए, उस दिन पहले हमने आपको ऋचा की तस्वीर दिखाई थी, ना कि मन्नत की। जब आपने ऋचा को भी इनकार कर दिया तो गुस्से में हमने आपको हमारे फोन से एक रैंडम पिक्चर दिखा दिया। हमने तो खुद भी ध्यान नहीं दिया था कि वो किसकी तस्वीर थी। इतना कहकर प्रेमलता जी एक गहरी सांस लेती है। आर्य चुप रहकर अपनी माँ को ही देख रहा होता है और उनकी कही हुई बातों के बारे में ही सोचता रहता है। दोनों कुछ देर यूं ही चुप रहते हैं। फिर कुछ देर चुप रहने के अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए प्रेमलता जी ने आर्य से कहा, वैसे भी मन्नत क्या है, यह बात शायद ही आप कभी समझ पाए। जो जौहरी होते हैं उनको अच्छे से हीरे की परख होती है और मन्नत भी एक हीरा है। हमें पूरा यकीन है कि उनकी जिंदगी में भी कोई तो ऐसा जरूर आएगा जो उनकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। पर हम यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो इंसान आप नहीं है। खैर, आप बस इतना जान लें, मन्नत का हमारे आश्रम से जुड़ना और हमारे ही कॉलेज में आना सिर्फ एक इत्तेफाक है। हमने उनको आपके पीछे नहीं लगाया है। और एक बात जो शायद आप नहीं जानते हैं कि मन्नत कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है।
वो डॉक्टर वेदांत मेहरा और डॉक्टर सुजाता मेहरा की एक लौती बेटी है, तो उसे आपके पीछे आने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम आपकी माँ है आर्य, हमेशा आपका भला ही चाहते आए हैं और आगे भी आपका भला ही चाहेंगे। बस इतना कहना है कि अपनी घमंड को इतना भी सिर पर मत चढ़ाइए कि हाथ से असली हीरा फिसल जाए और जब आपको इस बात का एहसास हो तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। अब आप जा सकते हैं। इतना कहकर उन्होंने आर्य की ओर से अपना मुंह फेर लिया। आर्य ने भी अपनी मोम से आगे और कुछ नहीं कहा और उनके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में आने के बाद वो फ्रेश हो गया। फिर वो अपना लैपटॉप लेकर कुछ काम करने लगा, लेकिन आज उसका काम में मन नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में अपनी माँ की कही हुई बातें ही बार बार घूमने लगी। उसे आज वृद्धाश्रम जो कुछ भी हुआ वह सब याद आने लगा। मन्नत की हर एक बात, हर एक हरकत याद आने लगी। कैसे मन्नत ने कैसे दो बुजुर्ग इंसान जो बच्चों की तरह लड़ रहे थे, उन्हें पल में शांत करवा दिया। सबके साथ उसका रिश्ता, प्यार और अपनापन, सब कुछ याद आने लगा और अनजाने में ही उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मन्नत ने आज सबके साथ बहुत अच्छा समय बिताया था। अनिकेत भी उसे वापस लेने आ गया था। दोनों वापस आते वक्त मन्नत को पानी पूरी का ठेला दिखा। वो अनिकेत साथ वहां चली गई और दोनों मिलकर पानी पूरी खाने लगे। अनिकेत सिर्फ मन्नत का साथ देने के लिए खा रहा था। मन्नत बड़े चाव से पानी पूरी का रही थी कि तभी उसे हिचकी आनी शुरू हो जाती है। पानी पीने के बाद भी हिचकी नहीं रुकती है। यह देखकर पानी पूरी वाले ने कहा, लगता है कोई तुमको दिल से याद कर रहा है बेटा जी, कहकर वो हंसने लगे और मन्नत और अनिकेत एक दूसरे को देखने लगे। Guys, like this story and subscribe my channel. Thank you for listening the story.